हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं आपका ये परमाणु हो गया, तो इसके नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इसके नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन पे किस प्रकार का चार्ज होता है, पैसे प्रोटॉन पैसे प्लस, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज यानी आवेश नहीं होता। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। कैसा होता है? धनात्मक आवेश। और न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। चलिए बताइए, किसने की थी? चलिए बताइए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखिए, एक ट्रिक है, ईंट पर नाचा। क्या है? ईंट पर नाचा। तो इससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन टैसे टॉमसन, जे टॉमसन, पैसे प्रोटॉन, रैसे रदरफोर्ड, नैसे न्यूट्रॉन, जैसे क्या होगा? चैंडविक हो जाएगा। तो इस ट्रिक से माध्यम से आप तीनों ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। तो कौन सा प्रभाव है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बताए हैं? ईंट पर नाचा। तो न से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन जैसे चैंडविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप खोज हुई थी। तो देखिए, रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके द्वारा कि किसकी खोज हुई थी? परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? देखिए, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य यानी लगभग बराबर हो प्रतिद्रव्य को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाले क्या है? मौलिक कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला क्या होता है? एक मौलिक कण होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कि अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? देखिए, इसमें दिया है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो उदासीन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उदासीन नहीं होता। उदासीन कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो धनात्मक है। धनात्मक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो ऋणात्मक है। तो अभी बताएं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और चौथे में कह रहा है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो शून्य है, आवेश शून्य नहीं होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सब पहले आपको बता दिए हैं कि जे चैंडविक ने किस उपपरमाणविक कण की खोज की थी। तो किसकी की थी बताए थे? नाचा। बताए थे ना, ईंट पर नाचा। तो न से क्या होगा? न्यूट्रॉन जैसे चैंडविक। तो चैंडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। और न्यूट्रॉन पे किस प्रकार का आवेश होता है? ये न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसकी खोज इलेक्ट्रॉन की खोज तो अभी बताए हैं। इससे क्या बताए थे? ईंट। ईंट पर नाचा। ठीक है, तो देखिए ईंट क्या बताए थे? ईंट। तो जे टॉमसन या थॉमसन, जे टॉमसन या थॉमसन। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गए।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे टॉमसन ने की थी या थॉमसन ने की थी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक सकारात्मक मतलब धनात्मक, सकारात्मक मतलब क्या होता है? धनात्मक। नकारात्मक मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। तो सरा देखिए यहाँ पर धनात्मक ने कह के क्या कह दिया? सकारात्मक मतलब धनात्मक आवेश। धनात्मक किसमें होता है? प्रोटॉन में। पैसे प्रोटॉन पैसे प्लस, तो प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु के कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रतिकण। ये क्या बोला जाता है उसको? प्रतिकण बोला जाता है, यानी एंटी पार्टिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? देखिए प्रति प्रतिकण विपरीत गुण कब होगा? उसमें प्रति होगा, ठीक है, यानी एंटी होगा। विपरीत मतलब एंटी होगा, ठीक है। तो क्या होगा? इसको प्रतिकण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिकण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 2019 2018 18 में जे पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा है। और इसको तो सबको वैल्यू पता होगा कि इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। कितना होता है? तो पहली बार 10⁸ ये प्लस में, ये वाला -19 होता है, ठीक है। तो 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका द्रव्यमान अगर पूछ ले, इलेक्ट्रॉन पर जो इसका द्रव्यमान पूछ ले तो कितना होता है? 9.1 गुणित 10 की पावर कितना होता है? -31 kg। 9.1 10⁻−31 kg इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होता है। तो क्या मौजूद होता है? न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, इसलिए उसको छोड़ के, ठीक है, सब में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन मौजूद होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, ठीक है। देखिए इसमें पूछा है न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। आइए पढ़े, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के मौजूद में क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन RRB जे पूछा है, और यही क्वेश्चन देखिए आपके ग्रुप डी में पूछा है। तो क्वेश्चन रिपीट जरूर करते हैं प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ो, ठीक है। हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा प्ले लिस्ट से, ठीक है। केमिस्ट्री के और भी वीडियो, फिजिक्स के भी देख सकते हैं, साथ साथ केमिस्ट्री के भी देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों चल रहा है इस समय। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो किसका नहीं है? चलिए किसका नहीं? जीनान का। जीनान का नहीं होता है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का है, लेकिन जीनान का नहीं होता। ध्यान रखना है, जीनान का नहीं है, क्योंकि ये आवर्त में पाए जाते हैं, ठीक है। ये अक्रिय गैस है ना। जीनान किस में होता है? 18वें समूह में होता है, ठीक है। आवर्त सारणी के 18वें समूह होता है, इसको अक्रिय गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, तो प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? तो देखिए जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, बस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? यहाँ माइनस लगा होता है, और प्रोटॉन में यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। तो यही वाला हो जाएगा 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आपका परमाणु मॉडल यानी एटॉमिक मॉडल के बारे में। कह रहा कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? जो कैथोड किरण है प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो पहली बार किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन द्वारा। कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन द्वारा किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका?
सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ये किसका वर्णन नहीं करता है? परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता। परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता। बाकी नाभिक उपस्थिति, परमाणु के आवेश, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति सबका वर्णन करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो क्या है? स्वर्ण पर। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण क्या होते हैं? स्वर्ण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। किस पे किए जाते हैं? स्वर्ण। यानी सोने का क्या होता था? एक पतली झिल्ली होता था। सोने का क्या होता था? एक पतली झिल्ली होता था, उसी पे अल्फा कण की बमबारी की जाती थी। उसी पे क्या की जाती थी? बमबारी की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो किसकी खोज हुई थी? परमाणु में नाभिक है, यानी एक खोज हुई थी कि परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इस किसकी खोज हुई थी? परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली पर डाला जाता था। अभी बताए हैं सोने की पन्नी पे। किस पे था पन्नी? वो कैसा था? सोने की पन्नी पे था। किस पे था? सोने की पन्नी पे था। अगला क्वेश्चन है कि बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? तो क्या होता है? यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। क्या करता है? अगले बाहरी कक्षा में जाता है। बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है, क्या करता है? ये अवशोषित करता है, तब वह उत्तेजित होकर अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। तो क्या होता है? वह अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो परमाणु का नाभिक मॉडल सबसे पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो नाभिक मॉडल किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? अभी पढ़े हैं रदरफोर्ड को। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे परमाणु कक्षा ऊर्जा स्तर के बारे में। तो किसी परमाणु की कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? 2n² के द्वारा। किससे दर्शाया जाता है? 2n² के द्वारा। जहाँ n क्या है? कक्षों की संख्या है। जहाँ n क्या है? कक्ष की संख्या होती है। क्या होती है? कक्ष की संख्या। जैसे कहा जाए कि पहले, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से दर्शाया जाता है? 2n² के द्वारा। जहाँ n क्या है? कक्ष की संख्या है। तो मान ली पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो है n बराबर 1 रख देना। n बराबर 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 1 कम 2, यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? इधर 2 है तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। पहले में कितना होगा? 8 होगा। ऐसे पहले में 8, पहले में 2, फिर 2 8 होगा, फिर 18 होगा, फिर क्या होगा? 32 हो जाएगा। जब 3 रखोगे 18 आएगा, 4 रखोगे 32 आएगा। तो किस फार्मूले द्वारा ज्ञात किया गया था? 2n² के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि यम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए कक्षों की संख्या क्या होती है? k होता है, l होता है, m होता है, n होता है। तो इसमें बताए थे, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें 32 होता है। तो यम में पूछ रहा है तो यम में कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यम में कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसके एल में ध्यान रखना है, 2 8 18 32। ये 2 8 18 32 कैसे नहीं करता है? ये 2n² पे n का जब वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, जब 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 18 आएगा, 4 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यम वाले में कितना हो जाता है? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, ये दोनों ALP। देखिए ये भी क्वेश्चन
ALP में पूछा है, ये भी ALP में पूछा है। ठीक है, कह रहा है यम सतह में समायोजित की जा सकने वाली, यम सतह में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो KLMN, तो 2, 8, 18, 32, तो एम में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब देखिए इसमें एन पूछ लिया है, इसमें क्या पूछ लिया है, एन पूछ लिया है। एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या होता है KLMN, भाई KLMN हो जाएगा 2, 8, 18 और 32, तो एन में पूछा है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एन कोष में KLMN, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। देखिए अब यही एन वाला चीज़ देखिए किसमें पूछा, RRB JEE में पूछा है, और यही एन कोष में किसमें पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है। देखिए क्वेश्चन रिपीट करता है। और देखिए JEE में पूछा वही है, तीसरी कक्षा में सेल के रूप में निरूपित करता है। तो पहले में K, दूसरे में L, M, N, तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा मतलब यम, तो तीसरी कक्षा को कौन निरूपित करता है, यम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तीसरे सेल में अगर आपको नहीं याद है तो 2n² रख दीजिएगा। तो यहाँ n की जगह पे जब 3 रखेंगे, कितना रखेंगे, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये तो होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगर आपको याद रहेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा, 2, 8, 18, 32, तो तीसरे में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कोष में समायोजित की जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। किसमें कह रहा, के कोष में, तो के कोष में तो आप बता ही लोगे, KLMN होता है तो के तो 2 ही होता है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यम कक्ष सेल इलेक्ट्रॉनों में को समायोजित कर सकता है, यम कक्ष में, ठीक है, तो क्या होता है KLM, तो 2, 8, 18, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के एम कोष में KLM, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एम में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि यल कक्ष में, तो KLMN होता है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। तो एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे, तो परमाणु कितना 13 है तो कितने सेल होंगे, 2, 8 और 3 होंगे, तो कितने सेल हो जाएंगे, 1, 2, 3, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हुई। कह रहा ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में, तो क्या होता है, 2, 8, 18 और 32, चौथे में कितना होता है, 32, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक सेल में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो अभी बताए हैं 2n² पर निर्भर करती है। किस पे करती है, 2n² पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए वही सेम क्वेश्चन हो गया, एक कोष में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² पर निर्भर करती है। किस पे करती है, 2n² पर निर्भर करती है। देखिए RRB JEE में पूछा है यही क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन ALP में पूछा है, तो रिपीट जरूर करता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो कौन सा हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। तो यहाँ से आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।